एंड अब अगर हमें मान लिया इंडिपेंडेंट टर्म कहता निकालो भाई, तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए क्या तरीका करेंगे, तो इसके लिए देखते हैं, ये थोड़ा रफ कर देते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा कि कोई भी टर्म निकालना हो, 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म, उसको इस टाइप से ब्रेक जरूर कर लेंगे। एक इधर निकाल देंगे तो ये वाला पोर्शन जो होगा दैट विल बी बिहेव लाइक आर, एंड फिर इससे कंपेयर करा देंगे ए बी से, इस वाले से एक्सपेंशन से। तो यहाँ से ए बी और एक्स और एन के बारे में बात पता हो जाएगी, ये सब लिख देंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करा देंगे इस रिलेशन में। तो कोई भी डिजायर्ड टर्म हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। आफ्टर दैट इंडिपेंडेंट टर्म अगर हम निकालते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं, तो लेट्स सी हाउ वी विल फाइंड दिस इंडिपेंडेंट टर्म। तो फॉर दैट व्हाट विल यू डू, लेट्स सी, इसी क्वेश्चन से हम निकालते हैं इसका इंडिपेंडेंट टर्म। तो कि एक एग्जाम्पल भी अगर समझ में आ जाता है तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, और अगर नहीं आता तो फिर हम सारे क्वेश्चन कर ले तब भी नहीं कर पाएंगे। अब इसका इंडिपेंडेंट टर्म अगर निकालना तो सीधा जनरल टर्म निकालेंगे। तो जनरल टर्म हमने इसका निकाला कि भाई x माइनस 1/x होल पावर 13 था, इसका हमने मान लिया rth टर्म निकाला, rth टर्म निकालेंगे। सो ये हमारा tr+1 ये लेंगे, tr+1 ये टर्म निकालेंगे, क्योंकि एक टर्म ज़्यादा होता तो tr+1 ही लेना पड़ेगा। इसको सीधा हमने लिया क्योंकि NCR a की पावर n-r b की पावर r होता है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराई। अभी लिखा ही था हमने कि भाई a की जगह पे इसमें क्या है, x है, n की जगह पे 13 CR, a की जगह पे x की पावर 13 - r, एंड b की जगह पे -1/x की पावर r, ये हो जाएगा। तो दिस बिकम 13 CR x की पावर 13 - r, एंड दिस इज -1, देखिए इसको बाहर कर दिया जाएगा, एंड दिस इज x की पावर 1/x की पावर r आएगी, r को ऊपर उठा ले जाएंगे, तो -1 की पावर r 13 CR, x की पावर 13 - r, x की पावर r ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस में, इसको एक साथ ले लेंगे तो x -1 की पावर r 13 CR x की पावर 13 - 2r, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आई थिंक सही आया होगा ये 13 - r, देन दिस 1/r, ठीक है। अब देखिए इसमें चक्कर क्या है, अगर हमें इसको इंडिपेंडेंट दिखाना है तो हम क्या करेंगे कि इसके कोफिशिएंट x का हमें नहीं आना चाहिए था, तो ऑलवेज इस कोफिशिएंट को देख लेंगे भाई, 13 - 2r = 0 फॉर इंडिपेंडेंट टर्म। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो x की पावर 0 होनी चाहिए थी, तभी ये इंडिपेंडेंट होता। तो इसको हमने 0 रख करके सॉल्व कराया, तो 2r = 13 आ गया, और r = आ गया 13/2। अब 13/2 तो बिलोंग ही नहीं करता है नेचुरल नंबर में, तो इसका मतलब देयर इज नो इंडिपेंडेंट टर्म, यानी कोई भी ऐसा x का टर्म नहीं आएगा जहाँ पे x की पावर 0 आई, यानी x ना हो। तो इसका मतलब आ जाएगा कि दैट इज नो इंडिपेंडेंट टर्म, यानी इसमें इंडिपेंडेंट टर्म नहीं होगा। अगर ये r की वैल्यू कुछ होल नंबर में आ जाती, मान लिया r = 5 आ जाता हो, तो इसका मतलब 5th टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वहाँ पे x नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया इसलिए भाई कोई नहीं है। अब इसी टाइप से x की पावर 5 अगर रखें, तो 5 अगर रखेंगे तो देखते हैं क्या 5 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इस वाले में सेकेंड पार्ट, क्योंकि 5 अगर टर्म निकालना तब भी हम यही करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना है, तो यहाँ हम लिख देंगे फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 दिस 13 - 2r शुड बी इक्वल टू 5। तो 13 - 5 उधर चला जाएगा, 2r इधर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 8 = 2r, इसका मतलब r = 4 आ गया। इसका मतलब जब r = 4 रखेंगे तो यानी 4th टर्म जो होगा वो हमारा, जब r = 4 यहाँ रखेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 5th टर्म, है ना। दिस विल बी देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 विल बी, इसी रिलेशन में r की जगह 5 रख देंगे। तो जब यहाँ पे 5 रखो तो यहाँ पे x की पावर 5 को तो कोफिशिएंट हम निकाल ही रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि -1 की पावर 5 एंड 13c5, इसको सॉल्व करा दें तो ये बन जाएगा माइनस, एंड इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 13/5, फैक्टोरियल 13 - 5 दैट इज 8, और इसको सॉल्व करा देंगे, अभी सॉल्व कराया था।
तो वही आंसर आएगा। तो इस टाइप से किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं, किसी का भी कोफिशिएंट निकाल लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज में मिलेंगे, फर्स्ट में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर क्या है, अगले टाइप है इसमें मिडिल टर्म पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ के क्वेश्चंस करवाते हैं, इसके बाद फिर आगे स्टार्ट होगा। एंड देन नाउ सी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टर्म जो आएंगे वो इस टाइप से आएगा, इसको हम रब कर देते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक दैट हाउ वी विल फाइंड द मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स कैसे निकाले जाएंगे इसकी भी बात कुछ करते हैं कि मिडिल टर्म के लिए क्लास 10th में या 9th में आई थिंक कहीं न कहीं पढ़ाया जाता है कि भाई मीडियन क्या होता है। तो मीडियन में ये बात बताई गई थी कि नंबर ऑफ टर्म्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखो, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, और उसके बाद क्या करो कि इसके इक्वल नंबर ऑफ टर्म लेफ्ट से इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स राइट से हटा दीजिए तो मिडिल टर्म आ जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ रखेंगे, क्योंकि जब हम किसी बायनॉमियल को एक्सपैंड करते हैं तो वहाँ तो भाई जो भी एक्सपेंशन आता है वो तो होता ही है उसी फॉर्म में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मिडिल टर्म में ही होता है, क्या नाम असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन इसकी पावर पे डिपेंड करेगा, यानी मिडिल टर्म का कंसेप्ट अगर देखें तो ये इस टाइप कुछ होगा। मिडिल टर्म्स अगर देखें तो ये a प्लस बी होल पावर n देखा, तो इसके मिडिल टर्म इसकी पावर पे डिपेंड करेगा। तो पहला केस रखा कि दैट इज इफ n इज इवन, अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं एक पावर से ज़्यादा होता है, यानी इसके इंडेक्स एक ज़्यादा होंगे। देखो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n विल बी, थोड़ा सा पेन तेज चल जाता है जिससे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ऑफ दिस a प्लस बी होल पावर n विल बी इवन, इवन है तो आठ आ जाएंगे, ठीक है, इवन है तो आठ आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं कि मान लें हमारा यही दिया है कि भाई 2 माइनस 3x की होल पावर सपोज 7 दिया हो, इवन दिया हुआ ना, तो इवन का मतलब मान लिया 8 है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो 8 प्लस 1 दैट इज 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, यानी अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे दिए तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो जा रहे हैं। तो ये 8 अगर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो यू नो दैट एक मिडिल टर्म निकलेगा। देयरफॉर मिडिल टर्म जो होगा इसका, मिडिल टर्म्स का क्या निकलेगा, दिस विल बी, अगर ये 8 हैं तो ये n प्लस 1/2th टर्म होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हमने सेट कर रखा है यहाँ पे, इसका अगर हमें निकालना मिडिल टर्म्स तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 हो गए, देयरफॉर इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म्स का बनेगा, मिडिल टर्म इसका क्या बनेगा, मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1/2th टर्म दैट इज 10/2th, एथ जरूर लगा देंगे नहीं तो फिर बात बनती नहीं। 5th टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा, इसका मतलब हमें T5 निकालना है, T5 निकालना है, इसको मतलब T4 प्लस 1 लिख देंगे। फिर वही जनरल केस लगाया, अब जनरल केस में इसको देखिए कंपेयर कराएं तो a की जगह पे कितना है 2 है, b की जगह पे कितना है -3x है, और n की जगह पे कितना है 8 है, और फटाफट पुट करा दीजिए, r की जगह पे 4 आ गया तो मिडिल टर्म आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें भाई, तो दिस विल बी 8c4, a की जगह पे है 2, यानी 2 की पावर आ जाएगी n माइनस r दैट इज 8 माइनस 4, b की जगह पे -3x तो इसकी पावर बन जाएगी 4, सिंप्लीफाई करा देंगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 8 माइनस 4 एंड दिस इज 2 की पावर 4, दिस इज x की पावर 4 इंटू -3 की पावर 4, ठीक है। माइनस देखिए इवन है तो इवन का मतलब ये प्लस दे देगा, तो ये झंझट खत्म,
यहाँ से जब डिफरेंस करोगे तो फैक्टोरियल 4 निकलेगा, तो उसको हम 4 तक ले जाते हैं। 8 7 6 5 देन फैक्टोरियल 4 लिख दिया, यहाँ फैक्टोरियल 4, यहाँ पे फैक्टोरियल 4, 2 की पावर 4 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये बन गया 16 इंटू 3 की पावर 4 दैट इज 3 3 जा 9 3 जा दैट इज 81 आई थिंक, एन एक्स की पावर 4 पॉजिटिव बन गया। ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा एंड इसके बाद सिंप्लीफाई करा दो, जो भी आएगा दैट विल बी आंसर। इस टाइप से मिडिल टर्म निकाल सकते हैं अगर हाईएस्ट पावर इवन दी हुई है, यानी इवन अगर है तो मिडिल टर्म 1 होगा, एंड अगर आड है तो मिडिल टर्म 2 होंगे। भाई अगर ये आड है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 आएंगे, मतलब इवन आएंगे तो 2 टर्म्स बनेंगे। भाई अगर 10 है तो 10 को अगर बराबर बराबर बांट देंगे तो मिडिल में कुछ बचेगा नहीं। इसका मतलब 4 उधर से निकालने लेफ्ट से और 4 निकालने राइट से, तब बीच वाले 2 टर्म बच जाएंगे। तो आप देखते हैं जब n आड होगा तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद फिर जब देखेंगे नंबर ऑफ टर्म जो n है, इसकी पावर n है वो आड है, तो उसको देख लेते हैं। तो हालांकि लिखना तो सब कुछ वही पड़ेगा, तो इसको भी रब कर देते और इसको भी रब कर देते। एग्जाम्पल यही रखते हैं, बस खाली पावर को बदल देंगे थोड़ा सा, उसको हम आड बना देंगे। क्या दिक्कत है भाई, इवन के बजाय आड हो जाएगी। अब इसका जो इवन के बजाय ये आड हो गया, दैट इज ये हमारा पावर जो बन गया अब आड बन गया। अगर ये आड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन वो बन जाएंगे आपके n+1, दैट इज n+1 जो बनेगा वो हमारा आएगा इवन, ये इवन बन जाएगा। अब अगर इवन है तो फिर मिडिल टर्म क्या बनेंगे, मिडिल टर्म्स जो बनेंगे, एक तो बनेगा n/2th एंड n/2 प्लस 1th टर्म, ये जो होंगे ये इसके मिडिल टर्म होंगे। अब जस्ट लाइक इसकी पावर अगर हम 9 ले लें तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 9 + 1 दैट इज 10, दैट इज इवन। अब अगर ये इवन हो गया तो इसका मिडिल टर्म क्या होंगे, पहला मिडिल टर्म आ जाएगा, फर्स्ट मिडिल टर्म विल बी, क्या लिख जाता है यार, विल बी इक्वल टू 9, ये 10 आया तो 10/2th भाई, यहाँ पे n/2th दिया है यानी 5th टर्म हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर सेकेंड मिडिल टर्म जो होगा वो बनेगा आपका कि 10/2 प्लस 1th, दैट इज 5 + 1 6th टर्म, दैट इज T5 and T6, there are 2 middle terms। तो इनको फिर निकाल लेंगे, इसको हम लिखेंगे T4 + 1 एंड इसको लिख देंगे T5 + 1। एक निकालने का तरीका वही है, तो उसकी हेल्प से फिर हम मिडिल टर्म निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें श्योर होता है कि मिडिल टर्म निकालने के लिए श्योर एक क्वेश्चन होता है, आना ही आना है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, ISC बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, CBSE बोर्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। एंड ये जो है CBSE ISC दोनों ही में यूज होता है, ISC में भी यूज है, CBSE में भी यूज है, क्योंकि CBSE का भी बाइनोमियल थ्योरम ही है, कोई अलग थोड़ी ना है, सब में यूज होता है। एंड टॉपिक छोटा है तो इसलिए वेटेज भी छोटा ही होगा, क्योंकि ISC बोर्ड में अगर देखा जाए तो कि एलजेब्रा का पोर्शन दिया है, इसमें 6 चैप्टर दिए हैं, तो 6 चैप्टर का मतलब इसमें वेटेज देखा जाए 24 का टोटल है, तो 4 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर मिडिल टर्म निकालने के लिए आ गया तो हमें लगता है यही 4 नंबर का हो जाएगा। एंड अगर एक्सपेंशन के लिए आ रहा तो फिर 2 नंबर वाले में आएगा, कंपलसरी वाले पार्ट में। अगर ये कंपलसरी वाले पार्ट से आता तो फिर डेंजरस हो जाता, तो वहाँ पे छोड़ने का मतलब वो सीधा क्वेश्चन गया तुम्हारा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो गई। अच्छा, एक चीज़ और बच गई है, उसको भी थोड़ा याद ही रखना चाहिए हमें लगता है, तो उस पर भी याद कर लेते हैं। एक टॉपिक और बच गया है, उसकी भी बात हो जाए कि अगर कोई एक्सपेंशन हमें दिखाई पड़ता है कुछ इस टाइप का, जिसमें एक्सपेंशन में केवल साइन का डिफरेंस हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, फिर उनको ऐड किया जाए फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए, यानी इस टाइप के टर्म्स हो कि दैट इज a + b होल पावर n हो,
प्लस ए माइनस बी होल पावर एन ओ एंड ए माइनस बी होल पावर एन ओ एंड माइनस ए माइनस बी होल पावर एन ओ। तो वैसे तो हम इनको एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं भाई, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें भी इस n पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखेंगे इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ n इज ऑड, अगर ऑड है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो देखिए जितने भी इवन प्लेसेस है, ऑड प्लेसेस आएंगे वहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पूरा, तो जितनी 8 प्लेसेस होंगी जब सब्ट्रैक्ट इसमें ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इनको भी थोड़ा सा याद रखेंगे तो इतना एक्सपेंशन नहीं करना पड़ेगा। और इसका एक सेट फार्मूला दिया हुआ उसको ही हमें लगता है याद रखें तो काफ़ी वर्किंग बचत हो जाती है, और इसको याद ही रखने से भी हमें लगता है बेहतर होगा कि अगर n पॉजिटिव ऑड है, ये दिस इज द पॉजिटिव ऑड, अगर पॉजिटिव ऑड है तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो ऑलवेज चाहे प्लस में करें चाहे माइनस में करें वो n+1/2 टर्म्स होंगे, ये टर्म्स होते हैं। एंड इसी केस में ये पहला केस हो गया। दूसरा केस इसमें अगर बनेगा तो ये a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी होल पावर n एंड a प्लस बी, इससे यहाँ प्लस होगा, होल पावर n माइनस a माइनस बी होल पावर n। इसमें अगर n दो दिया हुआ है, ये इवन है, अगर ये इवन है तो फिर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे अलग अलग हो जाते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, इसके नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेंगे जाकर के वो बन जाएंगे आपके n/2 + 1 टर्म्स होंगे, ठीक है। एंड इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे माइनस वाले में वो बनेंगे आपके n/2 टर्म्स। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। एंड अगर एक्सपेंड कराएंगे तो हालांकि तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, दोनों को हम एक्सपेंड करा दें बायनॉमियल थ्योरम से तो प्लस माइनस कैंसिल, लेकिन अगर nth लेवल पे हैं तो फिर वहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो बेहतर है इसको याद रखेंगे। इस पे बेस भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर निकालना है तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ और बच गई है इसमें अभी कि अगर कोफिशिएंट्स का सम निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो ये चीज़ याद रखने की चीज़ है, याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। काफ़ी गड़बड़ हो जाता है इसको लिखने में। ये चीज़ हो गई। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अगर हमें कोई a प्लस बी दिया हुआ था, a प्लस बी होल पावर n इक्वल टू NCR दिया हुआ था हमें, सो इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे इसको वेक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे NCR दिया हुआ था भाई, इसका अगर एक्सपेंशन हम निकालेंगे तो ये तो ठीक ही आएगा, a प्लस बी होल पावर n इसका एक्सपेंशन हमें आता है। तो इस एक्सपेंशन को निकाल करके सेट कराएंगे, इसमें कुछ कंडीशंस लगा देंगे और ये कंडीशन लगाने से जो बन जाएगा वो क्या होगा इसकी बात करते हैं। देखिए कभी कभी चेक करना पड़ता है, भाई वीडियो बन भी नहीं रहा, पता नहीं कि हम बोलने चले जा रहे हैं, तो कई बार शूट करने में दिक्कत हो जाती टेक्निकली, तो पता नहीं कि हम पूरा बोल करके खत्म हो गए और कुछ बना ही नहीं। तो a प्लस बी को अगर एक्सपेंड करा दें, देखिए हम यहाँ लिख दिया भाई, ये तो हमें पता ही है NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b, फिर NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn एंड b की पावर n। ये एक्सपेंशन हमने ढूंढ लिया है। अब अगर इसमें हम a की जगह पे 1 रख दें और b की जगह पे भी 1 रख दें तो इसमें क्या बन जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और जितने भी यहाँ पे ए बी थे वो सब 1 1 1 हो जाएंगे। तो इससे क्या रिलेशन बनेगा कि यहाँ पे आ जाएगा NC0, यहाँ पे आ जाएगा NC1, यहाँ पे आ जाएगा NC2,
प्लस डॉट 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 एन सी एन। तो ये भी एक रिलेशन आ जाता है कि ये 2 की पावर n हो गया, कि दैट इज सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑलवेज 2 की पावर n होता है। और इसी रिलेशन में अगर हम पुट करा दें कि भाई a इक्वल टू 1 रख दें एंड b इक्वल टू -1 रख दें, तो ये क्या देगा 1 - 1 की पावर n। इन दैट टाइम यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ यहाँ पे माइनस जाएगा वो आड वाले प्लेसेस माइनस हो जाएंगे, तो ये आएगा NC0। यहाँ पे आ जाएगी, देखिए b रखा तो ये माइनस देगा, यानी -NC1 प्लस NC2 -NC3 एंड सो ऑन, इस टाइप के टर्म्स आएंगे। और वहाँ -1 - 1 0 हो जाएगा। तब अगर ये 0 के बराबर है तो इवन आड को सेपरेट कर दें तो ये बन जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, इवन वाले एक तरफ कर दें, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, ये वाले टर्म्स एक तरफ कर दें, ये आड वाले टर्म्स हो गए। ठीक है, ये आड वाले टर्म्स हो गए, ये इवन वाले टर्म्स हो गए। अब अगर इनको हम p के बराबर मान लें, कोई भी p वेरिएबल है, तो ये वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करा दें तो ये हमें क्या देगा कि भाई इवन प्लस आड होंगे तो p प्लस p बराबर 2p, यानी 2 की पावर n, यानी 2p बराबर हो जाएगी 2 की पावर n एंड p बराबर हो जाएगी 2 की पावर n-1। तो इसका मतलब इस p की वैल्यू आएगी 2 की पावर n-1 आ जाएगी। इसका मतलब सारे इवन और सारे इवन आड का जो सम होता है वो 2 की पावर n-1 के बराबर होता है। सारे कोफिशिएंट्स का जो सम होता है वो ऑलवेज 2 की पावर n होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसकी कहीं न कहीं डायरेक्ट यूज़ हो जाती है। दिस आल्सो शुड बी कीप इन माइंड। आई थिंक पूरे सिलेबस में इतनी ही बात है 11th के सिलेबस में, वो चाहे CBSE बोर्ड का हो चाहे ISC बोर्ड का हो, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं। तो क्वेश्चन तो बाकी फिर देखने पड़ जाएंगे, वो प्रैक्टिस से ही आएंगे सारे क्वेश्चन, बस बेसिकली हमें लगता है इतना ही है और कुछ इसके आगे नहीं है। सो ये हैं कुछ क्वेश्चंस, इसके देख लेते हैं। मुश्किल क्वेश्चंस, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस आल्सो आई एम सीइंग हियर। इसको पूरी तरह से रब कर देते हैं। बस केवल एक रिलेशन याद रखते हैं तो ये बाइनोमियल थ्योरम पूरा याद रहेगा। एंड बाइनोमियल थ्योरम है बहुत अच्छा, क्योंकि कोई भी पावर एक्सपेंड करनी है तो फटाफट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये मैटर है। तो बुक एक्चुअली दिखनी नहीं चाहिए, इसका जो है कि बुक तो दिखानी नहीं बिल्कुल सामने। सो जस्ट लाइक पहली एक्सरसाइज में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज पहले टॉपिक पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें तो कोई खास मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस इसमें हैं जो हमें बताने, बाकी तो सब हो ही जाते हैं इसमें। अब जस्ट लाइक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन वाले ये है कि 1 + 2x + x² की पावर 7, कहता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो नंबर ऑफ टर्म्स या एक तो तरीका है, अगर ये मान ले, वैसे तो ये दिख रहा है होल स्क्वायर किसी का, अगर नहीं होता तो किसी दो टर्म्स को एक मान लेते हो, एक्सपेंड करा देते, फिर सेट कर लेते। यहाँ तो ये दिख रहा है कि 1 + x की पावर 2 है, इसकी पावर 7 हो जाएगी, तो दिस बिकम्स 1 + x की पावर 14। एंड अगर 14 हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन विल बी 14 + 1 दैट इज 15 टर्म्स हो जाएंगे। तो जो भी इसमें कोफिशिएंट दिया हो उसको हम देख लें, ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारा है सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 9.1, ये हो गया। एंड आफ्टर दैट एक क्वेश्चन जस्ट लाइक यहाँ पे दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 2x + 3y की पावर 49 एंड प्लस 2x - 3y की पावर 49। अब देखिए वो वाला फार्मूला अगर हमें याद है कि ये अगर 8 दिया हुआ, तो अगर 8 दिया है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या आना है, यहाँ पे n लिखेंगे, दिस इज ऑड। अगर 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या बनेंगे,
नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बताया था कितना, n+1/2th टर्म होंगे ऑलवेज, दोनों टाइप में, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो 49 + 1/2th दैट इज 50/2th, दैट इज 25 टर्म्स इसमें आएंगे डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद, क्योंकि ये आड वाले टर्म्स इसमें नेगेटिव होते जाएंगे, जब ऐड करोगे तो आड वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल इवन वाले टर्म्स ही बचेंगे। ऐसे ही थर्ड फोर्थ में है बाई यूनिक बायनॉमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग। तो एक्सपैंड तो आई थिंक कर ही सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होते हैं कि अगर मान लें 101 दिया है, 101 को एक्सपैंड कराइए, तो 101 को क्या करेंगे, 1 + 100 लिख दीजिए, फिर बायनॉमियल थ्योरम लगा दीजिए। इसी टाइप से 96 दिया है तो 100 - 4 लिख दीजिए, देन बायनॉमियल थ्योरम लगा दीजिए, तो बड़े आराम से एक्सपैंड हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो दैट यू कैन डू ईजिली, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, तो वही हमें थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, बाकी तो सब ऐसा ही है, चंगो मंगो टाइप बड़े आराम से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका है, इसको थोड़ा सीरियसली देख लें, क्योंकि इसको बायनॉमियल से भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि दैट यू विल यूज ओनली दिस बायनॉमियल थ्योरम नॉट PMI। तो जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन इसमें एक देख रहा है 16 वाला कि दैट इज 2 की पावर ये 3n है, 3n एंड दिस इज -7n - 1 ये दिया हुआ, ठीक है। एंड कहता है इज डिविजिबल बाई 49, इज डिविजिबल बाई 49 ये दिया हुआ, इज डिविजिबल बाई 49 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n ये दिया हुआ। तो इसमें कहता है कि भाई बाई यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम प्रूव इट। तो ऐसा ही क्वेश्चन PMI में भी आते कि भाई PMI से भी इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसने कहा स्पेशली बाई यूजिंग बायनॉमियल, बाई प्रूव इट बाई यूजिंग बायनॉमियल, ठीक है, बायनॉमियल यूज करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज ये वाला मैटर ख़त्म ही कर दो, ये क्वेश्चन हमने ये तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कॉपीराइट का मैटर है, ML की बुक को नहीं पढ़ाएंगे, डिक्टो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, तो इनका कॉपीराइट का चक्कर है। NCERT तो करा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो 3 की पावर n - 7n, किसी की भावनाएं आहत हो ऐसा हमें नहीं करना है। सो 2 की पावर 3n - 7n - 1 इज डिविजिबल बाई 49। अगर इसको सॉल्व करना है मुझे, तो हम क्या करेंगे इसमें भाई, तो इसको सेट कराया हमने भाई, हमें तो बायनॉमियल लगानी है, तो 2 की पावर 3 की पावर n कर सकते हैं, -7n - 1 इनको एज इट इज छोड़ा। 2 की पावर 3 जो है वो 8 की पावर n हो सकता है, -7n - 1 अभी भी वैसे ही बचे हुए। अब देखिए इसमें हमने क्या करा, 8 को हम लिख सकते हैं 1 + 7, 1 + 7 अगर लिख दें तो ये क्या चलेगा भाई, 7n - 1। अगर इसको हम ब्रेक कराएंगे तो ये हमें क्या देगा, पहला तो आएगा 7 1, फिर आएगा 7, फिर आएगा 7n, फिर इस टाइप से टर्म्स आते जाएंगे। अब देखिए 7 को हम पहली प्लेस पे नहीं रखा, पहली प्लेस पे इसीलिए नहीं रखा क्योंकि पहली प्लेस पे जो होगा उसकी पावर n से शुरू होगी, अब वो हमारे काम का नहीं है, तो यहाँ तो 7n रखा, 7n आए तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें तो ओवरऑल दिखा रहा है कि 49 कॉमन आ जाए, काम खत्म हो जाएगा। तो इसको हमने 1 + 7 रखा, इसको एक्सपेंड करा दिया, एक्सपेंड कराएंगे तो हमारा आएगा NC 0 एंड x की जगह पे देखिए 1 आ गया, तो इसको हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। अगला आएगा जो वो हो जाएगा NC 1 और 7 आएगा, फिर आएगा NC 2 7 की पावर 2, फिर आएगा NC 3 7 की पावर 3 एंड डॉट 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 लास्ट में आएगा 7n - 1, क्योंकि बाकी डॉट डॉट जा रहा, बाकी हम करेंगे नहीं, हमें तो केवल एक बात देखनी कि 49 आना चाहिए। तब इसको सिंप्लीफाई कराया तो ये हमें देगा NC 0 1 होता है, NC 1 जो होता है वो n होता, तो ये बन जाएगा 7n। NC 2 को अगर सॉल्व कराएंगे तो ये हमें सॉल्व कराया चाहे सॉल्व कराए, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 49 के बजाय 7 स्क्वायर ही रखो, 7 स्क्वायर एंड NC 2, फिर अगला आ जाएगा 7 क्यूब NC 3 + 7 की पावर 4 NC 4
एंड सो ऑन, लास्ट में 7n माइनस 1। अब देखिए ये 7n और ये -1 खत्म हो गया। अब जितने भी टर्म्स बचे सब में 7 स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सब में कॉमन 7 का स्क्वायर है, बाकी जो भी इसके अंदर बचेगा ओवरऑल 49 ब्रैकेट के बाहर निकल गया। जिसका मतलब क्या है, दिस इज डिविजिबल बाई 49 एंड हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, वे देखिए दौड़ गया, हेंस प्रूफ, ये हेंस प्रूफ हो जाएगा। इतना तेज क्यों लिख देते हो भाई, हेंस प्रूफ ये हो गया। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व कराना है अगर कोई स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम पीएमआई से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो पीएमआई तो पहले कर चुके हैं, उसको भी देख सकते हैं अगर देखना हो। ये क्वेश्चन इसमें दिखाई पड़ा ठीक ठाक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अगले टाइप से। नेक्स्ट टाइप जो है मिडिल टर्म है हमारे पास, मिडिल टर्म के बाद कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंशन है, तो इसके लिए हम वही प्लस माइनस करके देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। एंड इसके बाद फिर एक कोई और क्वेश्चन देख लिया जाए जो अगले से रिलेटेड हो, क्योंकि हालांकि कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख ही लिया है। ये हो गया इंडिपेंडेंट टर्म एक्सपेंशन, ये भी देख चुके हैं। एंड अब इसमें हमें लगता कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ट्राई करें, समझदारी से ही क्वेश्चन आएंगे। सो आज का ये इतना हुआ, तो जितना अगर समझ में आए इसको देखिए, कोई दिक्कत आए तो आप थोड़ा कमेंट कर सकते हैं, एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। सो आज की बात इतनी होती। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आता थोड़ा सा लाइक करें, एंड ओवरऑल थैंक यू।